पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, बीजेपी के दिग्गज नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तथा हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला जी आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, ब्यूरो के बारे में तो करेंगे ही, साथ ही राजनीतिक रूप से भी कुछ चीजें इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बराला साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी। बराला साहब, कल आपने लगातार 2 मीटिंगें ली, कोऑपरेटिव की ली, ब्यूरो की मीटिंग, और उसके अलावा HSVP की भी मीटिंग ली। उन मीटिंगों में क्या निष्कर्ष निकला और किस स्तर के अधिकारी उन मीटिंगों में थे? देखिए, HSVP की जहाँ तक बात, एक सामान्य एजेंडा जैसे रहता है प्रमोशन का, वो था, लेकिन एक जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों का हित इससे जुड़ा है, वो मुख्य एजेंडा था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। इसमें जैसे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है और क्षेत्र में नीचे 3-4 गांव का मिलाकर के एक पैक्स बैंक होता है। उस पैक्स बैंक में जो कर्मचारी हैं वहाँ लगता है, वहीं से उसकी रिटायरमेंट होती रही है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से भारतीय मजदूर संघ व अन्य जो इस प्रकार के जो संगठन हैं कर्मचारियों की, उनको एक डिमांड थी कि जो पैक्स का कर्मचारी है उसके भी प्रमोशन के रास्ते खुलने चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से चर्चा होने के बाद एक ही बात तय हुई कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनका जो प्रमोशन है 20% उनको प्रमोशन सरकार दे रही है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दे रहा है। और भी तय हुआ है कि 10% जो प्रमोशन है वो पैक्स बैंक के जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनका सुनिश्चित किया है। और इसके कारण से मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या में जो पैक्स बैंक के कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा। और इसके कारण से कल जो कर्मचारियों में जो एक खुशी हुई है उसके लिए वो धन्यवाद भी कर्मचारी पैक्स बैंक के करके गए हैं। लगभग कितने कर्मचारियों को ये बेनिफिट मिल सकता है? अभी इसमें तो एग्जैक्ट संख्या तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितने ऐसे कर्मचारी होंगे, लेकिन हर पैक्स बैंक में, हरियाणा में जितने भी पैक्स हैं, हर पैक्स की शाखा में इस प्रकार की नियुक्तियां रहती हैं इन कर्मचारियों की जो प्रमोशन के हकदार हैं। बराला साहब, राजनीतिक चर्चा आपसे ना की जाए वो एक अन्याय सा होगा हमारे दर्शकों से भी, क्योंकि पॉलिटिकली आप संगठन से भी बहुत जुड़े रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं और संगठन में आपका अपना एक महत्व हमेशा ही है। संगठन को लेकर आजकल, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन मैं मिशन 2024 की बात करूंगा। मिशन 2024 बीजेपी अकेले अपने दम पर लड़ेगी या JJP के गठबंधन में लड़ेगी? देखिए, ये फैसला हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो प्रदेश नेतृत्व से सलाह करके इस प्रकार के फैसले लेता है। और अभी कोई चुनाव भी नहीं है, चुनाव बहुत दूर है और ये फैसले चुनाव के नज़दीक जा कर के होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन इस प्रकार की कोई चर्चा का कोई औचित्य है। और मिशन 2024 माना जाए लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, एक तरह से उनकी प्री लॉन्चिंग तो हो चुकी है। नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि जो चुनाव है 2024 का उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन मैं दूसरे अगर एंगल से बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव से निकल करके दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। और जब भी चुनाव आएगा लोकसभा का तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की इकाई ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आदमपुर चुनाव परिणामों के बाद मिशन 2024 में आपको क्या नजर आता है, राजनीतिक आंकलन अगर किया जाए? देखिए, अब जो आदमपुर का चुनाव हुआ है उसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का निशान है वो आपने देखा कि आदमपुर के अंदर खिला है। एक अच्छी जीत वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की हुई है। निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को दोनों को मजबूती मिली है। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, तो आदमपुर के जो चुनाव परिणाम आए, जयप्रकाश जी भले ही हारे हों, लेकिन वो वोटों को देखकर बहुत उत्साहित हैं। वो कहते हैं कि अगली सरकार ही कांग्रेस की बनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता तो कोई भी इस प्रकार की उनकी हार होती है उससे पता नहीं क्यों एक उत्साह झूठ मूठ का लेने का प्रयास करते हैं। आज पूरे देश में हरियाणा प्रदेश सहित
कांग्रेस पार्टी लगातार रसातल में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, उसके प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं और हमारी पार्टी लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में मजबूत हो रही है। कल भव्य बिश्नोई ने शपथ ली थी बतौर विधायक, तो कुलदीप बिश्नोई भी उनके साथ थे। उनका कहना था ये तो बापू बेटा हुड्डा और दीपेंद्र का चुनाव था। देखिए, ये तो सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से पिछले कुछ सालों में, खाली आदमपुर चुनाव नहीं है, जितने भी चुनाव हुए हैं हरियाणा प्रदेश में पिछले कुछ सालों में, उसमें हर चुनाव में एक बात देखने में आती है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सिकुड़ती जा रही है। अब करकोदा का जो चुनाव हुआ, इसका बड़ौदा का जो चुनाव हुआ, उसमें कुछ अलग स्वरूप में कांग्रेस नजर आ रही थी। जैसे हिसार जिले के इस आदमपुर के उपचुनाव में आई, वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आसपास कांग्रेस सारी दिखाई दे रही थी। इलाहाबाद के चुनाव में ये सब लोग दूरी बनाए हुए थे, कुछ अलग प्रकार की कांग्रेस नजर आ रही थी। यानी कि कोई भी आप चुनाव देखेंगे या पिछले टर्म का 2018 का जींद का आप उपचुनाव देखोगे, उसमें कांग्रेस पार्टी अलग स्वरूप में नजर आ रही थी। किसी भी चुनाव में आपको कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में एकजुट दिखाई नहीं देती है। और अगर कुल मिलाकर के बात करें तो लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है, टूटती जा रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में कुमारी शैलजा की विदाई के बाद हुड्डा साहब को पूरी ताकत दी गई। कुमारी शैलजा की रवानगी हुई, उदयभान जी प्रदेशाध्यक्ष बने। राजनीतिक रूप से सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस उदयभान जी हुड्डा साहब के नेतृत्व में मजबूत हुई या कमजोर हुई? देखिए, ये तो सामने दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से लगातार पिछले समय से टूटती जा रही है। अब ये उदयभान जी भले आदमी है, उनको ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लेकर के आए हैं। उससे पूर्व कुमारी शैलजा को लेकर के आए थे, उससे पहले अशोक तंवर को लेकर के आए थे। सभी ये इनके प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। अच्छी बात है किसी विशेष वर्ग को इस प्रकार की जिम्मेवारी मिलना, लेकिन इनको काम नहीं करने देते। अशोक तंवर का हाल क्या हुआ, शैलजा का हाल क्या हुआ? उन्होंने कभी स्वतंत्र रूप से काम करने का प्रयास किया तो उनको कभी सहयोग नहीं मिला। अब उदयभान जी के लिए भी मैं एक उनको शुभकामना इस बात की देना चाहूँगा कि हरियाणा में उनको कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के नाते ठीक प्रकार से काम करने का मौका मिले, किसी दबाव में नहीं। अब तो ये लगता है कि जैसे बागडोर बेशक कहने को उदयभान जी के हाथ में है, लेकिन सारे काम जो हैं हुड्डा साहब के निर्देशन में हो रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। अगर किरण चौधरी का जिक्र किया जाए, आजकल ये बहुत गर्म चर्चा है, अभी तो इतना ठंडा मौसम नहीं आया, गर्म चर्चा बहुत ज़्यादा है कि किरण चौधरी बीजेपी में आ रही है। देखिए, तो मैं आपके माध्यम से चर्चा सुन रहा हूँ या मीडिया के माध्यम से चर्चा इस बात की आती है, मुझे सीधी सीधी इस बात की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि किरण जी भारतीय जनता पार्टी में आ रही हैं। लेकिन पिछले अगर 2013 के बाद का अगर हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर निगाह डालते हैं तो कांग्रेस पार्टी के ऐसे कई बड़े नेता, राव इंद्रजीत सिंह से लेकर के चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें, अरविंद शर्मा की बात करें, या रमेश कौशिक जो हमारे सांसद हैं सोनीपत से, उनकी बात करें, या फिर अभी कुलदीप बिश्नोई जी की बात करें, ये ऐसे बड़े चेहरे जो किसी न किसी रूप में ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कभी सांसद रहे हों या फिर कभी विधायक रहे हों, सरकारों में मंत्री रहे हैं, हरियाणा में, केंद्र में। ऐसे तमाम चेहरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और भविष्य में भी इस बात की संभावना है कि जो लोग विकास को देते हैं, तरजीह देते हैं, जो जन कल्याण को तरजीह देते हैं, हरियाणा आगे बढ़े, इस बात का मकसद लेकर के चलते हैं, ऐसे सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते दिखाई दिए हैं और आगे भी दिखाई देंगे। और जो लोग केवल और केवल एक परिवार के आसपास सिमट करके रहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो हुड्डा साहब के साथ खड़े दिखाई देंगे। जितने ये बड़े चेहरे आपने गिनाए, कोई ना कोई जादू की छड़ी तो बीजेपी के हाथ में जरूर है। जो अभी तक सारे इकट्ठे जितने भी आए, कईयों को 7 साल हो गए, कईयों को 8 साल हो गए, कईयों को 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक बीजेपी ने बांध कर रखे हुए हैं। नहीं,
बांधने का कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता। बांधने का मतलब है कि इकट्ठे रखे हुए हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ, कोई इकट्ठे रहने का अलग से या बांधने का अलग से कोई फार्मूला नहीं होता। अगर आप जनहित की राजनीति करते हैं, अगर आप प्रदेश की जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा जनता है उसके हित की बात करते हैं, उसके विकास की चिंता करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हरियाणा के हित चाहने वाला नेता है वो हर नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और वो लग कर के इस बात की चिंता करता है कि कैसे मैं मेरे प्रदेश का भला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार के माध्यम से मैं कर पाऊँ। सरकार गठबंधन की है, 3 साल हो चुके हैं, 3 साल की वर्किंग और 5 साल पुरानी, तब आप भी विधायक थे, उसका विश्लेषण करना हो कैसे करेंगे? देखिए 5 साल और 3 साल अगर मोटे तौर पे बात करें तो इन 8 साल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने चहुमुखी विकास किया है। हरियाणा प्रदेश की जनता को एक पारदर्शी शासन मिला है, चाहे मेरिट के आधार पर नौकरियों की बात करें, हरियाणा प्रदेश में ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पूरे सिस्टम के अंदर पारदर्शिता की बात करें, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम की बात करें और हरियाणा प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के विकास की बात करें। पहले क्या होता था कि क्षेत्र की सरकारें होती थी, किसी विशेष विधानसभा की या जिले की सरकार होती थी। अब पहली बार ये हरियाणा प्रदेश की जनता को इन 8 सालों में लगा है कि कोई हरियाणा की सरकार है, पूरे प्रदेश की चिंता करने वाला कोई मुख्यमंत्री है। ये एक बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में दिखाई दिया है। बीजेपी का जेजेपी से गठबंधन है, निर्दलियों से गठबंधन है। जेजेपी की महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है। अब तो मंचों पर भी, चाहे वो दिग्विजय जी हों या उनके खुद जितने समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि 10 सीटों के साथ सरकार में भागीदारी तो की जा सकती है, लेकिन कलम जो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए उसके लिए पूरी मेजोरिटी चाहिए, और अगर दुष्यंत चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो बहुत योजनाएं आएंगी। देखिए, इस बात का तो जवाब जेजेपी के नेता दे सकते हैं कि किस प्रकार से वो सरकार के अंदर उनको चलना चाहिए, किस प्रकार से चल रहे हैं। इस बात पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन गठबंधन तो गठबंधन होता है, इस बात को सब लोग समझते हैं। गठबंधन धर्म में बीजेपी जेजेपी को क्या आप मानते हैं कि ये गठबंधन धर्म की पालना दोनों दलों से बराबर हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अनुभव है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लेकर के वर्तमान समय तक गठबंधन की सरकार किस प्रकार से चलाई जाती है और कैसे गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर इस बात को कोई समझ नहीं सकता और कोई करके भी नहीं दिखा सकता। आपने देखा होगा कि अटल जी के समय में 3 दर्जन से ज़्यादा दलों की सरकार अटल जी के समय में बनी थी और सफलतापूर्वक चली थी। इसी प्रकार से जिस जिस प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है, हर प्रदेश के अंदर मर्यादा का पालन किया है। अपनी गठबंधन की दूसरी पार्टी जेजेपी से क्या सेटिस्फाइड हैं गठबंधन धर्म को लेकर? देखिए, हर स्थिति में व्यक्ति को सेटिस्फाई रहना चाहिए और जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ से ज़्यादा जनता का हित किस प्रकार से हो उसके लिए प्रयास कर रही है और उसी के लिए गठबंधन, चाहे वो 1 दल से करना पड़े, 2 दल से करना पड़े, करके उस जनहित के अंदर गठबंधन को चलाया जाना, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे प्रकार से कर रही है। मिशन 2024 अभी आपके मुताबिक समय पड़ा है, लेकिन क्योंकि जेपी नड्डा जी हिमाचल इलेक्शनों में, गुजरात इलेक्शनों में, अमित शाह जी 2024 का आगाज कर चुके हैं। हरियाणा की बात करूंगा, सिर्फ विधानसभा मिशन 2024 के लिए आपको हरियाणा में क्या नजर आता है? दूसरे नंबर पर कौन सा बड़ा राजनीतिक दल जो बीजेपी के मुकाबले में आने वाला है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, अब दोनों ही दलों की स्थिति जनता के सामने है कि जैसे आदमपुर का उपचुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी को तो लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर लोग देख रहे हैं, हरियाणा के, और बड़े नज़दीक से पंजाब की सरकार भी देख रहे हैं, कैसे झूठे नारे और लारे दे करके ये लोग सत्ता में आते हैं और फिर सत्ता प्राप्त करने के बाद किस प्रकार से पंजाब का हश्र हुआ है, किस प्रकार से दिल्ली का हश्र हुआ है, ये सब लोग जानते हैं इस बात को।
तो जहाँ तक 2024 की बात है, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2024 में होगा, उससे पहले लोकसभा का चुनाव भी आएगा। और पूरे देश के अंदर, जैसे आपने कहा, नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार कैसे निचले स्तर तक अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करके और लोकसभा चुनाव में परचम दोबारा से फहराए और मोदी जी अगली बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात के अंदर लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का जिक्र आपने भी किया। पंजाब में का आपको 1990 का दशक याद होगा, जब शुरू में जिस तरह से हत्याएं हुई अलग अलग वर्गों के लोगों की, उसके बाद आतंकवाद का एक दौर आया, ऐसा साया था, बड़ी मुश्किल से हटा वो। आज फिर पंजाब में अमृतसर हो, कहीं हो, ऐसी हत्याएं देखी जा रही हैं। देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और चाहे मैं अपनी बात करूं तो कोई भी बात करते वक्त इस मुद्दे की संवेदनशीलता को हमें देखना होगा। और पंजाब की सरकार जो भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही है, मैं समझता हूं इस बात की संवेदनशीलता को देखते हुए वो काम करेगी तो निश्चित रूप से पंजाब में शांति रहेगी। वरना तो जैसे आपने कहा कि पंजाब ने बहुत बुरा दौर देखा है और बहुत कठिन परिस्थितियों से पंजाब निकल करके तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा था। इस मुद्दे के ऊपर मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी समेत किसी भी राजनीतिक दल को राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बात को देखना चाहिए। इस बात को पंजाब देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बॉर्डर के साथ लगता हमारा एरिया है और बॉर्डर भी पाकिस्तान का लगता है, बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। इसलिए इस मामले में पंजाब सरकार को बहुत संवेदनशीलता के साथ काम लेना चाहिए, परिस्थितियों को संभालने में देरी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं सुभाष बराला, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, दिग्गज नेता हैं, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन हैं। कई राजनीतिक मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की। सबसे अहम बात जो उनकी बातों में निकल कर आई कि गठबंधन धर्म किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, बीजेपी निभाना जानती है। और बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त से गठबंधन जिनसे भी करती है अपनी तरफ से पूर्णतः अनुशासन के साथ धर्म की पालना करती है। गठबंधन को लेकर इसलिए इनसे कई सवाल किए गए क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी और जेजेपी निर्दलीयों का गठबंधन है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि कई चीज़ें उनको गंभीरता से लेनी चाहिए क्योंकि बॉर्डर एरिया है और सारी रक्षा और सुरक्षा आम जनता की हो, पंजाब प्रदेश की हो, उसकी तरफ उन्हें कड़े कदम उठाने चाहिए और हर मामले को सहजता से ना लेकर गंभीरता से लेकर वहाँ की जनता को पूर्णतः हिफाजत देनी चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।